हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन यूट्यूब पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम पिछली वीडियोस में हमने सेंटेंस के प्रकार और इंट्रोगेटिव, डिक्लेरेटिव ये सेंटेंस पढ़ चुके हैं। तो उसी कड़ी में आज हम इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। और चूँकि हमें पता है कि जब हम इंग्लिश के बारे में कुछ भी पढ़ना हो या लिखना हो या इंग्लिश ग्रामर में हमें ट्रांसलेट कुछ चीज़ें करनी हो, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे जो सामने जो हम सेंटेंस पढ़ रहे हैं ये कौन सा सेंटेंस है, इम्परेटिव है, डिक्लेरेटिव है या इंटरोगेटिव है। और उसी हिसाब से हम उसको कॉम्प्रिहेंड करेंगे या उसका जो ट्रांसलेशन करना होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाना होगा, ये सब चीज़ें हम करते हैं। सपोज करिए आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है, तो सबसे पहले हम ये पहचान करेंगे कि कौन सा सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव है, इंटरोगेटिव है, इम्परेटिव है। फिर उसी हिसाब से उसके रूल्स, कंजक्शंस, ये सारी चीज़ें हम लगाते हैं। तो इसी कड़ी में आज हम चलते हैं, पढ़ते हैं इम्परेटिव सेंटेंस के लिए, क्योंकि ये जानना ज़रूरी है कि ये सेंटेंस क्या होते हैं, इनके लक्षण क्या होते हैं, इनको कैसे हम पहचान सकते हैं, इनका पैटर्न क्या होता है। तो ये चीज़ें जानने के लिए आज हम चलते हैं अपनी इस वीडियो में, इस क्लास में हम पढ़ेंगे इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में। तो जैसा आप सभी जानते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस को क्या बोलते हैं, पढ़ते हैं इंग्लिश में, इसे आज्ञार्थक वाक्य। क्या? आज्ञार्थक वाक्य। इम्परेटिव सेंटेंस को हिंदी में हम आज्ञार्थक वाक्य बोलते हैं। अब इम्परेटिव सेंटेंस होता क्या है, इसको हम कैसे पहचानेंगे कि इम्परेटिव सेंटेंस क्या है, इसके लक्षण क्या हैं। तो उसको जानने के लिए चलिए हम पहली लाइन पढ़ते हैं। क्या है कि इम्परेटिव सेंटेंस आर यूज्ड टू इशू अ कमांड और इंस्ट्रक्शन, मेक अ रिक्वेस्ट और ऑफर एडवाइस। अब सिंपली देखिए कि इम्परेटिव सेंटेंस आर यूज टू इशू अ कमांड। कमांड मीन्स किसी को आज्ञा देना, आदेश देना, यानी कि इम्परेटिव सेंटेंस का प्रयोग किसी को आज्ञा देने के लिए। इंस्ट्रक्शन बोलते हैं सुझाव, किसी तरीका का सुझाव देने के लिए। मेक अ रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट मतलब कि किसी से रिक्वेस्ट करना, मतलब निवेदन करना, विनम्र निवेदन करना। और ऑफर एडवाइस, या किसी को किसी तरीके की नई सलाह या देने के लिए इसका प्रयोग होता है। तो मेनली आप जान लीजिए कि जो इम्परेटिव सेंटेंस है उसका प्रयोग आदेश देने के लिए, सुझाव देने के लिए, आज्ञा देने के लिए, या किसी चीज़ के लिए किसी को इनवाइट करने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए इसका प्रयोग होता है। बेसिकली दे टेल पीपुल व्हाट टू डू, यानी कि इस सेंटेंस में जो होता है कि कोई भी चीज़ करें, चाहे हम आज्ञा दें, चाहे हम इंस्ट्रक्शन यानी कि सुझाव दें, या हम किसी से कोई रिक्वेस्ट करें, तो उसके माध्यम से हम अगर जिसको ये चीज़ें दे रहे हैं, चाहे ऑर्डर दे रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तो उससे कुछ चीज़ें हम बोलते हैं कि उसको क्या करना होता है। जैसे हम बोलते हैं कि प्लीज़ गिव अ पेन, गिव मी अ पेन, यानी हमें आप एक कलम दीजिए। तो हम उससे कह रहे हैं कि व्हाट टू डू, यानी निवेदन भी कर रहे हैं लेकिन उनसे कह रहे हैं कि आप हमें एक पेन दीजिए। तो ऐसे इस सेंटेंस में किसी तरीके की या तो कमांड दी जाती है, इंस्ट्रक्शन, सुझाव, या तो किसी तरीके का रिक्वेस्ट की जाती है। अब आगे पढ़ते हैं इससे सेंटेंस को हम कैसे, इनके लक्षण क्या हैं या इनको कैसे पहचाना जाता है। तो अगली लाइन में जब हम पढ़ते हैं तो क्या है कि इम्परेटिव सेंटेंस यूजुअली इंड विथ पीरियड। पीरियड यानी ये फुल स्टॉप, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं किसके, फुल स्टॉप। जब हम सेंटेंस के, जैसे यहाँ पे देखिए फुल स्टॉप लगा है, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा है, तो ये मोस्टली इनके अंत में क्या लगता है, फुल स्टॉप। इंट्रोगेटिव में क्या लगता था, ये इस तरह का इंट्रोगेटिव मार्क, जैसा हमने बताया था। तो इंट्रोगेटिव में इंट्रोगेशन मार्क लगा था जो ये, लेकिन यहाँ पे फुल स्टॉप लगता है। लेकिन कभी कभी ओकेजनली कभी कभी क्या होता है, एक्सक्लेमेशन पॉइंट। एक्सक्लेमेशन पॉइंट मतलब इनके अंदर जो होता है कि एक्सक्लेमेशन यानी इस तरह का जो चिन्ह होता है, डंडा नीचे बिंदी, ये वाले जो चिन्ह होते हैं कभी कभी ये भी इनके साथ यूज़ होते हैं। तो ये चीज़ें दोनों ध्यान रखनी है कि फुल स्टॉप भी लगता है और कभी कभी एक्सक्लेमेटरी मार्क भी लगता है, ये जो निशान है। आगे क्या है, जनरली इम्परेटिव सेंटेंस बिगिंस विथ वर्ब्स दैट इशू अ कमांड। अब जनरली ये कह रहे हैं कि सामान्य तरीके से क्या होता है कि जो इम्परेटिव सेंटेंस होता है उनका जो प्रारंभ होता है वो वर्ब से होता है, यानी वो क्रिया से ही होता है। जैसे यहाँ पे दिया क्या है, बिगिन। बिगिन मतलब स्टार्टर, बिगिन विथ वर्ब, यानी कि इनका जो शुरुआत होती है किससे होती है, क्रिया से ही। जैसे हम बोलते हैं गो आउट, सॉरी फिर से लिखते हैं, जैसे हम क्या बोलते हैं, गो आउट।
तो ये देखिए उन्होंने लगा दिया यहाँ पे ये पीरियड यानी फुल स्टॉप लगा दिया। अब ये इतना बड़ा ही सेंटेंस है, इतना बड़ा ही, इसमें ये गो वर्ब हो गई, आउट बाहर जाना। तो यहाँ पे इसकी शुरुआत किससे हो गई? गो यानी वर्ब से ही हो गई। यहाँ पे सब्जेक्ट यानी उसका कर्ता कहीं पे नहीं है, या कहीं पे कभी कभी इसमें मोस्टली जैसे हेल्पिंग वर्ब किसी तरीके की कोई नहीं यूज हुई है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि मोस्टली ऐसे वाक्यों में जो इनका प्रारंभ होता है वो किससे होता है? बिगिन विथ वर्ब यानी क्रिया से ही इनका प्रारंभ होता है, ये ध्यान रखेंगे। अगला है जनरली द सब्जेक्ट ऑफ एन इम्परेटिव सेंटेंस इज इम्प्लाइड। इम्प्लाइड का मतलब ये होता है कि यहाँ पे मोस्टली इनका जो सब्जेक्ट होता है वो इसमें दिखाई नहीं पड़ता है, वो अंतर्निहित होता है। कहने का मतलब ये है कि सब्जेक्ट वहाँ आपको दिखाई नहीं पड़ेगा कि कौन इसका वाक्य का कर्ता कौन है या किसके लिए ये कहा जा रहा है, तो वो नहीं है। जैसे अगर हम कोई अभी एग्जांपल बताएंगे तो बताते हैं, नॉट स्टेटेड एज इट गिविंग इन द डायरेक्ट ऑर्डर। मोस्टली क्या होता है कि जैसे डायरेक्ट ऑर्डर दिया जाता है तो इसमें क्या होता है कि इसका जो सब्जेक्ट होता है उसको हम स्टेट नहीं करते, यानी उसको हम नहीं बोलते हैं। जैसे हम कह रहे हैं कि यू गो आउट, आप बाहर जाओ, तो यहाँ पे आप जैसे बोल दिया यू गो आउट, जनरली होता है, मतलब ये यू क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। लेकिन यहाँ पे इंपरेटिव सेंटेंस में जनरली चूँकि ऑर्डर देते हैं तो यू को हटा देते हैं गो आउट। तो ये पता मतलब ये ऑलरेडी हमें ध्यान होना चाहिए कि इसमें जिसके लिए कहा जा रहा है वही उसका सब्जेक्ट है, यू गो आउट। या जिसको एडवाइस दी जाएगी प्लीज़ यू गिव मी ए पेन, तो हम किसी से मांग रहे हैं आप हमें एक पेन दीजिए, तो यहाँ पे आप यानी इंग्लिश में उससे यू बोलेंगे, वो क्या होता है, वो उसका हम यूज़ नहीं करते हैं, वो सेंटेंस में दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन वो सेंटेंस के साथ कहीं न कहीं अंतर्निहित होता है। यानी हमें पता होना चाहिए कि इसका सब्जेक्ट कौन है, यानी ये किसके लिए सेंटेंस कहा जा रहा है। तो ये चीज़ें हमें लगता है आपको समझ आ गई होंगी कि इसकी 3 चीज़ें क्या होती हैं। कि पहली बात तो इसमें कमांड, इंस्ट्रक्शन, रिक्वेस्ट या एडवाइस दी जाती है। और आप लोगों से एक और भी निवेदन है कि आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश के जो जो वर्ड्स होते हैं उनकी मीनिंग कहीं नोट करते जाइए, क्योंकि इंग्लिश अगर आपको पढ़ना है, समझना है, लिखना है या बोलना भी है धीरे धीरे, तो आपके पास वोकैब होनी चाहिए, यानी ऐसे शब्द होने चाहिए उनका अर्थ क्या होता है, उनका प्रयोग कहाँ होता है, इतना आपको पता होना चाहिए। तो ये चीज़ें धीरे धीरे से होती है, ऐसा नहीं आप एक ही दिन में सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो आपको धीरे धीरे पर डे 2, 3, 4, 5 जितनी आपकी कैपेसिटी हो उस हिसाब से आप वर्ड्स नोट करिए और उनकी मीनिंग लिखिए और उनका यूज़ करना सीखिए। अब जैसे कि हम थोड़ा अब इसके एग्ज़ाम्पल पे चलते हैं, एग्ज़ाम्पल भी देख लेते हैं। एक मिनट। अब जैसे यहाँ पे हमने दिया है एग्जाम्पल, इसका क्या है, क्लीन योर रूम और कंप्लीट दिस बाय टुमारो। अब यहाँ देखिए दिया है क्लीन योर रूम, अपना क्लीन मतलब ये देखिए वर्ब हो गई क्लीन, क्लीन का मतलब होता है साफ़ करना, योर रूम अपना कमरा, यानी आप अपना कमरा साफ़ करो। यहाँ पे अगर सब्जेक्ट होता तो होता यू क्लीन योर रूम, सब्जेक्ट क्या यहाँ पे होता यू। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट होता तो वो होता यू, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे यू, YOU, यू क्लीन योर रूम। तो अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, ये इसी के साथ इम्प्लाइड है इस सेंटेंस के साथ, और इसका जो स्टार्टिंग हो गई है क्लीन यानी वर्ब से इसकी स्टार्टिंग हो गई है। तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि इसका मोस्टली जो प्रारंभ होता है वो वर्ब से होता है। अब देखिए कंप्लीट दिस बाय टुमारो, यानी दिस का मतलब ये, यानी अब कोई काम हो या कोई वर्क है, जो भी चीज़ है उसे के लिए अगर कंप्लीट यानी मतलब उसको पूरा करिए, उसको समाप्त करिए, पूरा करिए बाय टुमारो यानी कल तक। तो उसको आदेश दिया जा रहा है कि ये काम कल तक आप समाप्त करो। यहाँ पे कंप्लीट क्या है, वर्ब है, और वर्ब से ही सेंटेंस की शुरुआत हुई है, तो यहाँ पे ये भी लगा सकता है कि यू कंप्लीट दिस बाय टुमारो, या प्लीज़ यू कंप्लीट, प्लीज़ भी लगा सकते हैं, कमांड भी दे सकते हैं, रिक्वेस्ट करके भी कर सकते हैं। हम जैसे किसी को कहते गो आउट, मोस्टली आर्डर दे रहे हैं, लेकिन हम ये भी कर सकते हैं प्लीज़ गो आउट, रिक्वेस्ट करके भी बोल सकते हैं। तो ये ऐसा इम्परेटिव सेंटेंस में ऐसे सेंटेंस का प्रयोग होता है जिसमें मोस्टली उनकी स्टार्टिंग किससे होती है, वर्ब से होती है। तो एक बार फिर हम देख लेते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है। इम्परेटिव सेंटेंस यानी कि आज्ञार्थक वाक्य ऐसे वाक्य होते हैं कि जिनको कमांड, इंस्ट्रक्शन, रिक्वेस्ट या एडवाइस के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। इसमें मोस्टली ये जब कहा जाता है कि किसी को क्या करना है, यानी जिसके लिए हम कह रहे हैं अगला, यानी जो सेकंड पर्सन है या जिसको हम बोलते हैं, जिसको कमांड दे रहे, जिसको आज्ञा दे रहे हैं, जिससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जिससे कोई चीज़ बता रहे हैं, उसको बताना है कि उसको क्या करना है।
इसमें क्या होता है कि जनरली ये पीरियड यानी फुल स्टॉप के साथ इंड होते हैं और कभी कभी एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ। इंपरेटिव सेंटेंस बिगिन विथ वर्ब, ये आप ध्यान रखना कि इनका ज़्यादातर वाक्य किसका इसका प्रयोग जो प्रारंभ होता है वो किससे होता है, वर्ब यानी क्रिया से होता है। सब्जेक्ट इम्प्लाइड नॉट स्टेटेड इन गिवन अ डायरेक्ट ऑर्डर, यानी इसका जो सब्जेक्ट होता है मोस्टली इसलिए डायरेक्ट ऑर्डर दिया जाता है, इसलिए इसके शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है और वो हमें अंतर्निहित ही होता है, तो हमें ये जान लेना होता है कि इसका सब्जेक्ट क्या होगा। तो आज हमने ये चीज़ें देखी कि इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट सेंटेंसेज हैं, जो तीनों हैं, डिक्लेरेटिव है, इंट्रोगेटिव और इम्परेटिव है, इन्हीं का ज़्यादातर प्रयोग होता है। और जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है वो मोस्टली इनके साथ प्रयोग होते हैं, कभी उनका बहुत कम रेयरली मतलब इंडिपेंडेंट यूज़ होता है, मोस्टली वो इन्हीं के साथ ही प्रयोग होते हैं। तो इन तीनों सेंटेंस को हमें लगता है कि आप पिछली वीडियो में भी जाके देख सकते हैं, हमने बहुत अच्छे से आपको समझाया है, काफ़ी डिटेल में समझाया है, रिवाइज करके समझाया है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कई जगह हमने क्लासों में देखा है और जगह देखा है कि इनको उतना महत्व तो नहीं देते और साथ में बच्चों को समझा दिया जाता है और उनके दिमाग में ये बेसिक चीज़ें नहीं रह पाती कि ये सेंटेंस क्या है, इनका प्रयोग कहाँ होता है, इनकी विशेषता क्या है, और वो कन्फ्यूजन लंबी मतलब बात तक बना रहता है। इसलिए काफ़ी डिटेल से हमने समझाया है। हमको आशा है कि सारे बच्चों को, आप जो लोग भी इसको देख रहे हैं, उनको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। अगली वीडियो में हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में पढ़ाएंगे। इसके बाद हम ग्रामर के बारे में आगे चीज़ें पढ़ाएंगे, टेंस हो सकेगा या टेंस, फिर डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, और राइटिंग भी धीरे धीरे हम शुरू करेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए कि आपको कैसा लग रही है वीडियो और आपको और किस चीज़, क्या टॉपिक आपको पढ़ना और पसंद है। आशा करते हैं आप हमारे साथ बने रहेंगे और अगली वीडियो में हम कुछ नया टॉपिक लेके आपके साथ हाजिर होंगे। धन्यवाद।